हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन शाह। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं टॉप लेवल मिड कैप फंड के बारे में, जिसे आपको पता है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये मोतीलाल ओसवाल फंड कितना रिटर्न दिया है 10 सालों में। और मैं आपको सारा फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कितना टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए कि अगर आपका पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड के बारे में। तो इसका लॉन्च ऑन डेट अगर आप देखें तो 24 फरवरी 2014 है। तो आप देखेंगे अगर ये फंड को 10.2 इयर्स हो चुका, मतलब इसके 10 साल तो पूरे हो चुके हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई एक म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसका मिनिमम अगर 10 इयर्स हो चुका है तो आप उससे अच्छे खासा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हैं। अगर आप एक फंड को सिर्फ 2 या 3 साल में जज कर लेते हैं तो ये एक मतलब फेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर 10 इयर्स हो चुका है तो इसको अच्छी तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस इसका कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ कैटेगरी रिटर्न देखिए 10.2 इयर्स में, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 20.75% तक का रिटर्न दे रखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अगर आप देखिए तो 24.52% तक का रिटर्न देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी का ये एक टॉप क्लास फंड है। इसने सबसे ज्यादा मैसिव रिटर्न दे रखा है अगर आप देखें रिस्क को भी एडजस्ट करके। मतलब अगर आप देखिए स्मॉल कैप फंड होते हैं वो ज्यादातर रिस्की होते हैं। और स्मॉल कैप फंड जो उसका जो रिटर्न होता है वो आप देखेंगे 20% 25% वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपका देखेंगे रिस्क जो है वो थोड़ा कम भी हो जाता है और आपको यहाँ पे रिटर्न भी 25% तक मिल रहा है। तो ये इससे अच्छा फंड हो ही क्या सकता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा, देखिए पास रिटर्न जो होता है उसका ये डिपेंड नहीं करता है फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्मेंस दे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये फ्यूचर में इतना दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आप मान लीजिए 5-10 साल में आपने 1,000 रुपए SIP किया होता कंटिन्यूसली 10 साल तक और हर महीने किया होता, तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट होता वो 1,20,000 रुपए होते और वो 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता 4,81,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो लगभग 5 गुना हो जाता सिर्फ 10 साल में। और मान लीजिए आपने ये इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता यही पैसा और 1,000 रुपीज मंथली दिया होता कंटिन्यूअसली 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1,20,000 रुपीज होता। और वो 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 1,98,000 रुपीज में, मतलब 2 लाख रुपीज में। मतलब पैसा यहाँ पे आपका लगभग डबल हो जाता, मतलब डबल नहीं होता लेकिन लगभग डबल हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस कितना है, वहां पे आपका पैसा 5 गुना हो रहा है लगभग और यहाँ पे आपका पैसा लगभग डबल हो रहा है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट ना करके अपने FD पे किया होता, तो FD पे 1,000 रुपए आपने SIP किया होता 10 साल तक, तो आपका पैसा जो डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होके 1,74,000 रुपीज हो गया होता। मतलब आपका पैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड और इसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो पैसा आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे। तो रिटर्न बहुत ही कम मिल रखा है FD में, आप देख पा रहे हैं। अब रिटर्न के वर्सेस कैटेगरी की बात करें, देखिए रिटर्न वर्सेस कैटेगरी रिटर्न इसका बहुत हाई है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब मिड कैप कैटेगरी में 24% मतलब 25% तक कंटिन्यूअसली, वो भी 10 साल तक, ये बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अब रिस्क देखें तो रिस्क भी बहुत हाई है। अगर आप देखिए मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिस्क लेता है तो वो आपका मोतीलाल ओसवाल फंड ही है, तभी आपको रिटर्न भी वैसा ही दे रहा है। अब इसकी मिनिमम SIP की बात करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको SIP करना नहीं चाहते तो आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 500 रुपए से भी लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये देखा जाए तो अगर SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका लॉक इन पीरियड देखें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इसमें पैसा डाल सकते हैं, कभी भी इसमें सेल करके अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट ले सकते हैं। और AUM की बात करें, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें 8,987 करोड़ है, मतलब अगर आप अप्रोक्स देखें तो 9,000 करोड़ रुपीज है। और मैं आपको बता दूं AUM जो होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये बेसिकली होता क्या है कि इसमें पता चलता है कि इतना पैसा आपका इस फंड में इन्वेस्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए फर्क क्या पड़ता है कि मान लीजिए अगर ये AUM कम है तो प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपके दिमाग में शक आता है कि यार ये AUM कम है तो ये अभी फंड जो है वेल एस्टेब्लिश नहीं है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कम है, थोड़ा रिस्क थोड़ा रहता है, तो अब थोड़ा डरे रहते हैं। लेकिन अगर AUM साइज बहुत ज्यादा हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो फंड मैनेजर होता है ना उसको
मैनेजमेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें अगर आप देखें तो जो उसका फंड मैनेजर है, मैनेजमेंट करने में कितना दिक्कत हो रही है उसको। कभी वो क्या करते हैं, बीच-बीच में अ, अपना जो लमसम है वो बंद करवा देते हैं। तो लमसम बंद करवाते हैं और एसआईपी चालू रखते हैं। तो रीज़न ये है क्योंकि वो जब लंबा जो इनका जो बहुत बड़ा फंड हो चुका है, वो उसको मैनेज करने में उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर फंड मैनेजर अगर अच्छा है तो वो ठीक-ठाक से मैनेजमेंट कर लेते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है एयूएम साइज़ में। लेकिन फिर भी मेरा जो रिकमेंडेड रहता है वो ज्यादातर आपका होता है 10,000 से लेकर 30,000 या 15,000, एक प्रॉपर मतलब 15,000 करोड़, जो मैं ये 10,000 या 15,000 बोला, करोड़ रुपीज है, तो ये करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो आपको कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एम साइज आप 9,000 करोड़ मान सकते हैं, तो ठीक ठाक मान सकते हैं, कोई इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन 10 ईयर्स में देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 9,000 करोड़ आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, एम साइज के मामले में ठीक ठाक है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.61% है एक्सपेंस रेशियो। बेसिकली देखिए, आप दिमाग तो लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर ही दिमाग लगा रहे हैं, वही खुद इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको तो फीस देनी पड़ेगी, तो फीस होता है वो 0.61%। जैसे 0.61% आप दे रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1% से अगर नीचे हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ लॉन्ग रन में 1% बहुत ही बड़ा डिफरेंस बन जाएगा, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा अगर आप ठीक ठाक पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 0.61 ठीक ठाक है, 1 के नीचे है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल से नीचे होल्ड करके आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लिया, तो आपको 15% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। और अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो अब मान लीजिए आपने ये 1 साल से ज्यादा होल्ड करा, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो। और मान लीजिए आपने ये यूनिट को सेल कर दिया 1 साल के अंदर, तो आपने 1% तक का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड कर लिया और 1 साल के बाद सेल करा, तो आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं, 0% एग्जिट लोड है। अब सबसे मेन बात पे आते हैं, जो मुद्दे की बात है वो है आपका मार्केट कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस में क्या एलोकेशन है इनका। तो मिड कैप में आप देखिए, बेसिकली मिड कैप फंड है, तो इसका 71% मिड कैप में है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी बात आप देखिए तो स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड में इनका 3% के अप्रॉक्स है, मतलब 2.89%, आप 3% कंसिडर कर सकते हैं। और लार्ज कैप में इनका 19.2% तक का एलोकेशन है। और लास्ट में अगर डेप्ट एंड अदर्स देखिए, मतलब डेप्ट एंड कैश के फॉर्म में इनका 6% तक का एलोकेशन है। तो देखिए, तो इनका जो मिड कैप है वो 71% तक का है, और बाकी जो लार्ज कैप है वो 20% के अप्रोक्स है, और स्मॉल कैप 3% के। तो अगर देखिए तो ये रिस्क को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको रिस्की फंड आप मान सकते हैं, क्योंकि इनका जो सबसे मेजर जो एलोकेशन है वो मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड बेसिकली मिडिल बेस कंपनी है, तो मिडिल बेस कंपनी ये फ्यूचर में लार्ज कैप फंड बन सकती है, अगर इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, और इनका सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। अगर इन्होंने प्रॉपर एक अच्छा खासा मिड कैप कंपनीज को सिलेक्ट कर रखा है, तो ये अच्छा खासा डेफिनेटली आपको रिटर्न देगा, और अच्छा खासा फ्यूचर में इसका डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 19.14% तक का एलोकेशन है। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा एलोकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, सेकंड में इनका टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि जो कि मेरा फेवरेट सेक्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुलिश, मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ। तो 17.49% तक का इनका एलोकेशन है। थर्ड में इसका कंज्यूमर साइक्लिकल है, जो कि 7.01% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में इनका फाइनेंशियल सर्विस में 14.51% तक एलोकेशन है। फिफ्थ में कम्युनिकेशन सर्विस में 14.15% तक एलोकेशन है। सेवंथ में इनका हेल्थ केयर, जिसमें 7.29% तक एलोकेशन है। एट्थ में रियल एस्टेट, जिसमें 6.43% तक एलोकेशन है। और लास्ट में हमारे बेसिक मेटल्स में 3.99% तक एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, एकदम प्रॉपर प्रॉपर वे में हो रखा है। मतलब आप ये नहीं कर सकते ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में डिपेंडेंट है। तो मैं देखूं, देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो इन्होंने मिड कैप में जितना एलोकेशन लेना था उन्होंने लिया भी है, बस लार्ज कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रखे 20% का एलोकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन भी देखे, वो भी बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो रखा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये डिपेंडेंट नहीं है। सारे सेक्टर अच्छा खासा, अगर आप देख पा रहे कि ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस दे देगा, आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दे देगा ये एडजस्ट करके। अब मान लीजिए फंड मैनेजर की बात करें तो अंकुश सूद, इनके तीन फंड मैनेजर्स है। अंकुश सूद है, इनका अगर एक्सपीरियंस देखें तो 1.47 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सेकंड पे आते हैं राकेश शेट्टी, जिनका 1.44 इयर्स का एक्सपीरियंस है। थर्ड पे आते हैं हमारा निकेश शाह, जिनका 3.84 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो लगभग 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो देख पा रहे हैं इनमें जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो निकेश शाह है, और बाकी जो है वो 1.5 साल के करीब करीब एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं है। और इसको रेटिंग दे तो सबसे ज्यादा अच्छा खासा मिड मिड कैप फंड है वो इस यही है।
इसलिए मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। रीजन ये है कि आप देख पा रहे हैं कि इनका जो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टरल एलोकेशन जो हो रखा है वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें एक सेक्टर खराब भी करता है ना, तब भी आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, अगर इसके बुरा वक्त भी अगर चलेगा ना, तब आपको एडजस्ट करके 18% 17% भी दे देगा। मतलब अगर मान लीजिए एक दो सेक्टर डल चलता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये सारे सेक्टर देखिए जो इसने ले रखा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी पीछे जाने नहीं वाली, टेक्नोलॉजी सेक्टर तो कभी भी नहीं जाएगी। मेरे को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब कभी नहीं जाने वाला। तो ये चीजें जो है, सारी चीजें, मुझे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा लगा है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी परफेक्ट है, एयूएम भी परफेक्ट है, तो मुझे ओवरऑल ये फंड बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हाँ, कंक्लूजन में आपको बताऊंगा, ये मिड कैप फंड है, आपका टाइम फ्रेम बशर्ते मिनिमम 7 साल होना चाहिए। अगर आपका 7 साल का टाइम फ्रेम मिनिमम है, 7 से 10 साल अगर टाइम फ्रेम है, तब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे ये फंड अच्छा लगा है, इसमें अभी भी दम है। लेकिन हाँ, आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल आप अगर रखे हैं, तो आपको, अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 20% तक, आप मतलब रेंज में आपको बता दूं, 17% से लेकर 25% इसका ये रेंज है। 17 से 25% तक का रेंज आपका अगर दिमाग में है, तो आप ये फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सारा पैसा इसमें मत लगाइए, आप इसमें कुछ एक प्रोपोर्शन रख सकते हैं, 1000 रुपए 2000 रुपए, अगर मान लीजिए अपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो 1000 2000 रुपए, जैसे 3000 रुपए, तो 3000 भी ज्यादा बोलती है, क्योंकि मिड कैप फंड ज्यादा रिस्की होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा देके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली ठीक ठाक सा रिटर्न देंगे। लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा रखिए, और जब आपका मार्केट थोड़ा डाउन हो, तब आप लमसम करने से नहीं डरे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।